हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे। ये पीसीएस मंत्रा बुक की टेस्ट सीरीज़ है। ये बहुत ही अच्छी है, एग्ज़ाम के पहले ही आई है ये। और चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पार्ट इसका 50 क्वेश्चन तक पहले वीडियो में दिया जा चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब 51 से हम सॉल्व करेंगे। 51 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इसमें सुमेलित नहीं है पूछा है। एक तरफ योजना दी है, दूसरी तरफ प्रारंभ वर्ष। पीएम मुद्रा योजना ये लिखा है 2014, लेकिन ये आई थी 2015 में, तो पहला वाला गलत है। स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम ये आया था 2016 में, तो ये भी गलत है। फिर है मेक इन इंडिया कार्यक्रम, ये 2014 में आया था, ये भी गलत है। ये वाला मेक इन इंडिया 2014 में, स्टैंड अप इंडिया 2016 में, फिर पीएम मुद्रा योजना ये आई थी 2015 में, तो तीनों गलत है। इसमें गलत ही पूछा है, ऑप्शन होगा डी 1, 2, 3। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के कृषि पर समझौते व्यवस्था यानी एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के अधीन प्रदान किए जाने वाले घरेलू समर्थन स्पेशल एंड डिफरेंशिएबल बॉक्स, जिसे SD बॉक्स कहते हैं, क्या होता है। तो ये SD बॉक्स क्या होता है, ये एक तरह का निवेश सहायता होती है जो कि विकासशील देशों के गरीब व कम आय वाले उत्पादकों को दी जाने वाली निवेश सहायता होती है। SD बॉक्स क्या होता है, तो विकासशील देशों के गरीब व कम आय वाले उत्पादकों को दी जाने वाली निवेश सहायता होती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है स्टैंड अप इंडिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन है इस योजना के अंतर्गत सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति के उद्यमियों को उद्यम स्थापित करने हेतु बैंक ऋण प्रदान किया जाएगा, तो ये गलत है। इसमें ऐसा बोला गया था स्टैंड अप इंडिया में कि हर शाखा, जो बैंक की शाखा है, वो किसी एक अनुसूचित जाति जनजाति या महिला उद्यमियों को ऋण प्रदान करेगी। कितने तक का ऋण, 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का ऋण। तो स्टैंड अप योजना कब आई थी, 2016 में। यहाँ पे ये गलत हो गया, केवल एक की बात की गई थी, एक अनुसूचित जाति जनजाति या महिला उद्यमी को ऋण दिया जाएगा बैंक द्वारा। दूसरा है इस योजना में केवल ग्रीनफील्ड उद्योग स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, तो ये वाला सही है। दूसरा सही है, पहला गलत है। इसमें पूछा है असत्य कथन कौन सा है, तो केवल पहला वाला असत्य है, ऑप्शन होगा ए, केवल एक। नेक्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा घोषित सार्वजनिक उपक्रमों के रणनीतिक विनिवेश यानी स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ PSUs के कौन सा या से शामिल है। तो इसमें क्या क्या शामिल होता है, रणनीतिक विनिवेश में जो सरकार करती है उपक्रमों में 50% या उससे अधिक की सरकारी हिस्सेदारी की बिक्री, तो ये सही है। सरकार जो PSUs होते हैं उनका 50% से ज़्यादा या 50% जब बेच देती है तो उसे कहते हैं रणनीतिक विनिवेश। फिर दूसरा है उपक्रमों के प्रबंधन नियंत्रण का हस्तांतरण, तो 50% अगर बेच देगी तो ये थोड़ा बहुत ये निजी क्षेत्र का PSU हो जाएगा, तो दोनों सही है। नियंत्रण सरकार का ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन होगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है हाल ही में देश में श्रम सुधार के अंतर्गत मौजूदा श्रम कानूनों को कितनी श्रम संहिताओं यानी लेबर कोड्स के द्वारा प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया गया है। तो जो 44 कानून थे उनकी जगह पर केवल 4 कोड लाए गए हैं, जिन्हें लेबर कोड्स कहा जा रहा है। और ये 4 कोड कौन कौन से हैं, मजदूरी संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियाँ। ये इतनी चीज़ें आएंगी इसमें। कौन कौन सी, मजदूरी संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता और व्यापारिक सुरक्षा, तो ये होगा 4, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष होता है भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर, ऑप्शन डी। तो ये जो मौद्रिक नीति समिति होती है इसमें 6 सदस्य होते हैं और इसका अध्यक्ष होता है भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर। और बाकी जो सदस्य होते हैं उसमें 2 पदेन सदस्य होते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के, जिसमें एक डिप्टी गवर्नर होता है और एक अधिकारी और होता है रिजर्व बैंक का। इसके अलावा 3 सदस्य होते हैं जो सरकार द्वारा नामित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक के परिमाणात्मक साख नियंत्रण उपायों के अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं है। तो परिमाणात्मक साख में आता है CRR, रिवर्स रेपो रेट और इसके अलावा SLR, ये सभी परिमाणात्मक साख नियंत्रण में आते हैं रिजर्व बैंक के। खुले बाजार की क्रियाएं भी इसी में आती हैं। बैंक दर आती है और जो तरलता अनुपात होता है जिसे SLR कहते हैं, ये सब परिमाणात्मक साख नियंत्रण में आता है। अगर गुणात्मक साख नियंत्रण की बात करें तो उसमें साख की राशनिंग, नैतिक दबाव, प्रत्यक्ष कार्यवाही, ये सब आता है।
तो इसमें प्रत्यक्ष कार्यवाही जो है ये गुणात्मक साख नियंत्रण है। तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट होगा। कौन सा शामिल नहीं है परिमाणात्मक में? ऑप्शन सी। CRR भी परिमाणात्मक है, रिवर्स रेपो रेट और ये खुले बाजार की क्रियाएं, ये सब परिमाणात्मक है। नेक्स्ट है, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए शीर्ष संस्था नाबार्ड का गठन किस कमेटी की अनुशंसा पर किया गया था? तो नाबार्ड का गठन वी शिवरामन कमेटी की उसमें अनुशंसा पर किया गया था। और कब गठन हुआ नाबार्ड का? 12 जुलाई 1982। और ये जो नरीमन कमेटी है ये किस लिए आई थी? नरीमन कमेटी आई थी जो लीड बैंक योजना थी, जैसे किसी क्षेत्र में कोई एक बैंक लीड करता है, तो नरीमन कमेटी इसके लिए बनाई गई थी। VR गुप्ता कमेटी क्या थी? ये किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आई थी, VR गुप्ता कमेटी। नेक्स्ट है, अधोलिखित में से कौन सा उद्योग औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के कोर क्षेत्र उद्योगों में शामिल नहीं है? तो इसमें कोर क्षेत्र में कौन सा नहीं आता? कपड़ा, रिफाइनरी उद्योग आता है, इस्पात आता है, उर्वरक। टोटल 8 उद्योग आते हैं कोर में। रिफाइनरी एक हो गया, एक इस्पात, कच्चा तेल, सीमेंट, विद्युत, कोयला, प्राकृतिक गैस और उर्वरक। इसे कैसे याद करेंगे? तो इसे भारांश के क्रम में, घटते क्रम में याद करेंगे। सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है वो रिफाइनरी का होता है, फिर विद्युत, फिर इस्पात, फिर कोयला, फिर कच्चा तेल, फिर प्राकृतिक गैस, फिर सीमेंट, फिर लास्ट में उर्वरक। देखिए हमारे दैनिक जीवन से रिलेटेड जितनी चीज़ें होती हैं इसमें सब कुछ है। रिफाइनरी उत्पाद, विद्युत, इस्पात, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट, उर्वरक, ये हमें इसी क्रम में याद रखना है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित अब्दुल्ला शाहिद किस देश के नागरिक हैं? तो अब्दुल्ला शाहिद जो हैं वो मालदीव के विदेश मंत्री हैं। इन्हें 76वें सत्र का अध्यक्ष बनाया गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा का। ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट है, हाल ही के दिनों में चर्चित रहा उमलिंगला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो उमलिंगला दर्रा है लद्दाख में। और ये दर्रा विश्व के सबसे ऊंचे जो मोटर परिवहन योग्य सड़कों में एक है। ये जो बनाया गया है, यहाँ पे एक सड़क बनाई गई है जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट है, 30 जून 2021 में नाटो का 31वां औपचारिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये हुआ था ब्रुसेल्स में, बेल्जियम ब्रुसेल्स में, जो कि नाटो का मुख्यालय है। और ये कब आयोजित किया गया? 14 जून 2021 को। कितने सदस्य हैं नाटो में? तो 30 देश हैं। 30 देश हैं। जो लास्ट में 30वां शामिल हुआ वो है नॉर्थ मैकेडोनिया। उत्तरी मैकेडोनिया जो है वो लास्ट में, मैसिडोनिया जिसे कहते हैं, वो 30वां सदस्य है। नेक्स्ट है, 30 जून 2021 में नेशनल जियोग्राफिक पत्रिका द्वारा 5वें महासागर के रूप में किसे मान्यता प्रदान की गई? तो 5वां महासागर कौन बना है? यह है दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर 5वां। इसके अलावा 4 कौन कौन से हैं? प्रशांत, अटलांटिक, हिंद और आर्कटिक। नेक्स्ट है, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक उदार देश कौन सा है? तो ये है सबसे उदार देश जो है इंडोनेशिया। और भारत का नंबर कौन सा है? 14th। नेक्स्ट है, चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक गलियारा परियोजना में परिवहन कनेक्टिविटी सुधार हेतु भारत सरकार द्वारा किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक के साथ समझौता किया गया है? तो ये बैंक है एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक से समझौता किया गया है किस लिए? चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक गलियारे के लिए। नेक्स्ट है, विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2020 में FDI अंतर्प्रवाह यानी FDI इनफ्लो जो होता है में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत का स्थान है FDI में 5वां। पहला स्थान किसका है? अमेरिका का। और भारत का जो इस दौरान FDI आया है वो है 64 बिलियन डॉलर, अमेरिकी डॉलर। और पहला स्थान किसका है? अमेरिका का। नेक्स्ट है, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अनुसार विश्व का सबसे अशांत देश कौन सा है? तो ये है अफगानिस्तान। भारत का नंबर कौन सा है? भारत का नंबर है 135। और कितने देशों को इसमें रैंक प्राप्त हुई थी? तो 163 देश थे, उनमें से भारत की रैंक है 135। लास्ट नंबर पे है अफगानिस्तान। और पहले नंबर पे कौन है? पहले पे है आइसलैंड। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण जिसे कहते हैं AISHE 2019-20 के अनुसार किस राज्य में उच्च शिक्षा में संलग्न सर्वाधिक संस्थान स्थित हैं? तो सबसे ज़्यादा उच्च शिक्षा के संस्थान है उत्तर प्रदेश में। दूसरा नंबर आता है महाराष्ट्र का, तीसरा नंबर आता है कर्नाटक का। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो ये एंजाइम है रेनिन, ऑप्शन ए। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर है आइसोप्रीन का बहुलक, आइसोप्रीन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं? तो इनमें से कौन कौन से तत्व हैं जो दोनों के गुणधर्म नहीं शो करते हैं? ये हैं कार्बन और आयोडीन। जबकि जो बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम है, ये धातु और अधातु दोनों के लक्षण प्रकट करते हैं। नेक्स्ट है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा? 3 और 5, ऑप्शन सी। निम्नलिखित का मिलान करें। एक तरफ बहुलक के नाम दिए हैं, दूसरी तरफ उपयोग। बुनायन से बनता है सिंथेटिक रबर। ग्लिप्टल ये कपड़े में यूज़ होता है। पीवीसी से पाइप बनता है। बैकेलाइट प्लास्टिक के स्विच। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऑक्सीकारक ऐसे पदार्थ जिनमें दूसरे पदार्थ को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है। ऑक्सीकारक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिसमें दूसरे पदार्थ को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया को प्रभावित नहीं करते, परंतु इनके कारण अभिक्रिया भिन्न दर से आगे बढ़ती है। तो ये भी सही है। एस्टर क्या होता है? ऐसे पदार्थ जो मुख्य रूप से अम्ल और एल्कोहल की अभिक्रिया से निर्मित होते हैं। तो ये भी एस्टर वाला भी सही है। ऐसे पदार्थ जो मुख्य रूप से अम्ल और एल्कोहल की अभिक्रिया से निर्मित होते हैं। तो तीनों सही हैं। ऑप्शन होगा 1, 2, 3, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, ध्वनि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। तो ये गलत है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। दूसरा है, किसी माध्यम में ध्वनि का संचरण माध्यम के कणों के संचरण के कारण होता है। तो ये वाला भी गलत है। कणों के संचरण के कारण नहीं होता। ये जो माध्यम होता है उसमें विक्षोभ के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है, डिस्टर्बेंस के कारण। तीसरा है, ध्वनि तरंगे निर्वात में भी संचरित हो सकती हैं। तो ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं जाती, इन्हें किसी माध्यम की ज़रूरत होती है। जबकि जो प्रकाश तरंगे होती हैं वो निर्वात में चली जाती हैं। तो ये वाला भी गलत हो गया। तीनों गलत है। इसमें उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो तीनों सही नहीं है। ऑप्शन होगा 1, 2, 3, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ये की थी हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने, ऑप्शन ए। बाद में ये जो इन्होंने प्रयोग किया था इसकी व्याख्या अल्बर्ट आइंस्टाइन ने की थी, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन होगा हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज। इन्हीं के नाम पे जो आवृत्ति होती है उसका मात्रक होता है हर्ट्ज। नेक्स्ट है, अधिक ठंडे देशों में स्वचालित इंजनों में पानी ना जमे इसलिए हिमरोधी के तौर पर किसका प्रयोग किया जाता है? तो हिमरोधी के तौर पर एथिलीन ग्लाइकोल का यूज़ होता है, जो कि अगर मिला दिया जाए उसमें जो इंजन का पानी होता है उसमें अगर इसको मिला दिया जाए तो उसका हिमांक कम हो जाता है। 0 डिग्री जो हिमांक होता है उससे कम हो जाता है, तो पानी नहीं जमता है इंजन में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सीमेन किस भौतिक राशि का मात्रक है जिसे एस द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो सीमेन मात्रक है विद्युत चालकता का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, गैसों का दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो गैसों का दाब जो है मैनोमीटर से मापते हैं, मैनोमीटर। और पोटोमीटर क्या है? पोटोमीटर से पौधों में वाष्पोत्सर्जन जो होता है उसकी दर को मापा जाता है पोटोमीटर से। ओंडोमीटर से विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति को मापा जाता है। वेंचुरी मीटर से द्रवों की प्रवाह की गति, जो द्रव होते हैं वो किस प्रवाह से बह रहे हैं उनकी दर को मापा जाता है वेंचुरी मीटर से। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? तो इसमें से मगरमच्छ जो है ये स्तनपायी नहीं है, और ये जो सील, व्हेल, डॉल्फिन ये सभी स्तनपायी हैं। मगरमच्छ जो है ये सरीसृप में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा सरीसृप वर्ग का जंतु नहीं है? तो कछुआ सरीसृप का है, उड़न छिपकली सरीसृप की है, किंग कोबरा भी है, ऑस्ट्रिच पक्षी वर्ग में आता है। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन बी। सूची 1 को 2 के साथ मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ घटना दी है, दूसरी तरफ किसी यौगिक के कारण होती है घटना, ये दिया है। तो अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड से होती है और नाइट्रोजन की ऑक्साइड से होती है। तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड लिखा है। प्रकाश रासायनिक धुंध ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की वजह से होता है, प्रकाश रासायनिक धुंध। हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन ये कार्बन मोनोऑक्साइड से होता है। ओजोन परत की कमी ये CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होती है। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है,
ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन निम्न में से किस प्रकार के विकिरण से होता है? तो ये होता है अवरक्त विकिरण से। अवरक्त विकिरण की वजह से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट है, पक्षी और स्तनपायी जंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है ये दोनों समतापी यानी वार्म ब्लडेड होते हैं, तो पहला सही है। इसमें 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है, तो जंतु और पक्षियों दोनों में 4 कक्षीय हृदय होता है, दूसरा भी सही है। इनमें श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं, ये भी सही है। तीनों सही है, ऑप्शन होगा 1 2 3, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई कहाँ पे? तो ये चिपको आंदोलन हुआ था उत्तराखंड में, ऑप्शन बी। कब हुआ था? 1973 में। और इसमें मेन कौन लोग थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दी गई कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। COP 9 कहाँ हुआ था? COP 9 हुआ था बॉन, जर्मनी में। COP 10 कहाँ हुआ था? तो ये नागोया जापान में। COP 11 हैदराबाद भारत में हुआ था। COP 11। COP 12 कहाँ हुआ था? प्योंगचांग दक्षिण कोरिया, प्योंगचांग में हुआ था। तो ये इसमें कौन सा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन होगा 4 1 2 3, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, जैव विविधता अभिसमय यानी कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, जैव विविधता अभिसमय यानी CBD वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में अंगीकृत किया गया, तो ये सही है। CBD 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन में अंगीकृत किया गया था। दूसरा है, जैव विविधता अभिसमय में पक्षकार के रूप में कुल 192 देश हैं तथा 160 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं, तो ये वाला गलत है। इसमें 192 देश नहीं 196 देश थे, जिसमें 168 ने हस्ताक्षर किए थे, तो दूसरा वाला गलत है। तीसरा है, आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त होने वाले लाभों में उचित एवं समान भागीदारी जैव विविधता अभिसमय द्वारा निर्धारित लक्ष्यों में से एक है, तो ये वाला सही है। चौथा है, कार्टेजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल तथा नागोया प्रोटोकॉल दोनों ही CBD के संरक्षण में अंगीकृत किए गए, किंतु नागोया प्रोटोकॉल पहले लागू हुआ। तो नागोया तो बाद में आया था, 2010 में बना था और 2014 में लागू हुआ, तो नागोया बाद में आया था। कार्टेजेना 2000 में बना था और उसके बाद लागू कब हुआ? 2003 में। तो कार्टेजेना पहले आया था, नागोया बाद में, तो यहाँ पे चौथा गलत है। और इसके अलावा कौन सा गलत था? दूसरा गलत है। पहला और तीसरा सही है, ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट है, आईची जैव विविधता लक्ष्यों के तहत कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? तो आईची लक्ष्यों में टोटल कितने लक्ष्य हैं? 20 लक्ष्य, ऑप्शन डी। और ये जो आईची लक्ष्य हैं, ये जो नागोया प्रोटोकॉल था उसी के अंतर्गत आए थे। नागोया के आईची प्रांत में ये हुआ था, इसीलिए इसे आईची लक्ष्य कहते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण यानी नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है, तो ये कैसा निकाय है? तो ये है एक सांविधिक निकाय और एक स्वायत्त निकाय। स्वायत्त भी है, सांविधिक भी है, तो यहाँ पे होगा ए और बी दोनों। इस प्राधिकरण की स्थापना एक जो 2002 में अधिनियम आया था, जैव विविधता अधिनियम, उसके आधार पर सन 2003 में की गई थी राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना। नेक्स्ट है, निम्न स्तर से उच्च पोषण स्तर तक ऊर्जा के हस्तांतरण को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं खाद्य जाल, फूड चेन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कौन सा ऐसे स्तनधारी जीव वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल हैं? तो इनमें से ड्यूगोंग, क्लाउडेड लेपर्ड, चीता, ये सभी जो अनुसूची 1 में शामिल किए गए हैं, तो यहाँ पे होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, जैविक आवर्धन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला कथन है, इसकी अधिकतम सांद्रता खाद्य जाल के शीर्ष स्तर पर होती है, तो ये सही है। दूसरा है, इसकी अधिकतम सांद्रता खाद्य जाल के निचले स्तर पर होती है, तो यही गलत है। सबसे ज़्यादा जो सांद्रता होती है वो ऊपरी स्तर पर होती है, शीर्ष स्तर पर। फिर है, यह पारितंत्र के अनुरूप परिवर्तित होता रहता है, तो ये सही है। चौथा है, रसायन मिट्टी तथा पानी या मिट्टी से अवशोषण के माध्यम से खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं, तो ये भी सही है। इससे पूछा गया था गलत कौन सा है, तो गलत है बी, इसकी सांद्रता खाद्य जाल के
ऊंचे वाले स्तर पर होती है, शीर्ष स्तर पर, निचले पे नहीं होती। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन है, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है। राज्य विधानसभा में पारित प्रस्ताव के बाद ही सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल सही है, राज्य सरकार यह अधिसूचना जारी करती है कि कोई क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान है। फिर है, राष्ट्रीय उद्यान की सीमाएं निर्धारित और परिभाषित हैं। बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय उद्यान में मानव गतिविधि की अनुमति है। तो यही गलत है, मानव की गतिविधि की अनुमति नहीं होती है। फिर लास्ट है, मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण की रक्षा करना है। ये भी सही है। यहाँ पे गलत पूछा गया था, ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट है, अम्ल वर्षा का मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दी गई कोड की सहायता से सही उत्तर चुनें। पहला कथन है, अम्लीय वर्षा के कारण नाक श्वसन पथ में असहजता उत्पन्न होती है। सही है, श्वसन में दिक्कत होती है। फिर अस्थमा श्वसन संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। ये भी सही है। दीर्घकालिक ब्रोंकाइटिस, पल्मोनरी एम्फीसेसा और कैंसर आदि रोग हो जाते हैं। ये भी सही है। तो तीनों सही है, ऑप्शन होगा डी 1, 2, 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय समझौता एक तरफ दिया है, दूसरी तरफ इसमें विषय क्या थे। तो एल्मा एटा घोषणा, इसमें व्यक्तियों के स्वास्थ्य के बारे में बात की गई थी। फिर है स्वास्थ्य सेवा, एल्मा एटा में व्यक्तियों की स्वास्थ्य सेवा की बात थी। फिर है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसमें ओजोन क्षरण की बात थी। तालानुआ संवाद, इसमें वैश्विक जलवायु परिवर्तन की बात की गई। अंडर 2 गठबंधन जो है, इसमें जलवायु की बात की गई थी। इसमें बाल अधिकार नहीं था, तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट होगा। इसमें इनकरेक्ट ही चूज करना था, सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही कथन या कथनों की पहचान कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनें। पहला कथन है, भारतीय मृदा क्षारीय होने के कारण इस पर अम्लीय वर्षा का प्रभाव अधिक पड़ता है। तो ये गलत है, भारतीय मृदा क्षारीय होने के कारण इस पर अम्लीय वर्षा का प्रभाव बहुत कम पड़ता है। तो पहला वाला इनकरेक्ट हो गया। दूसरा है, समुद्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के साथ सागरीय अम्लीयता में वृद्धि होती है, जो प्लैंकटन की उत्पादकता को भी बढ़ाती है। तो अगर अम्लीयता बढ़ती है तो प्लैंकटन की उत्पादकता बढ़ती नहीं है, कम होती है। तो ये भी गलत हो गया, पहला भी गलत है, दूसरा गलत। तीसरा है, उच्च सागरीय अम्लीयता प्रवाल विरंजन का कारण बनती है। तो यही सही है, ज़्यादा अम्लीयता होती है तो प्रवाल विरंजन यानी कोरल ब्लीचिंग होने लगती है। तो तीसरा वाला सही है, ऑप्शन होगा केवल 3, ऑप्शन बी। हाल ही में 5वीं वैश्विक जैव विविधता आउटलुक रिपोर्ट जारी की गई। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है। पहला है, यह आईची जैव विविधता लक्ष्य को प्राप्त करने में विभिन्न देशों द्वारा की गई प्रगति पर एक अंतिम रिपोर्ट कार्ड है। तो ये सही है, पहला वाला। दूसरा, GBO 5 जैव विविधता के लिए स्ट्रेटजिक योजना के कार्यान्वयन की दिशा में प्रगति का एक मध्यावधि मूल्यांकन प्रदान करता है। तो ये पूरा सारांश होता है, मध्यावधि मूल्यांकन नहीं होता है। दूसरा वाला गलत है, पहला वाला केवल सही है। ऑप्शन इसमें कौन सा सही चुनना है, केवल एक। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी NGT के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। NGT एक वैधानिक और अर्ध न्यायिक निकाय है। तो NGT जो है वो वैधानिक और अर्ध न्यायिक निकाय, ये पहला वाला सही है। नागरिक प्रक्रिया संहिता न्यायाधिकरण पर बाध्यकारी है। तो इसमें कोई सिविल प्रोसीजर कोड नहीं लगता है, इसमें जो प्राकृतिक तरह से नैसर्गिक न्याय होता है वो प्रदान किया जाता है। तो दूसरा वाला गलत हो गया। फिर है, इसकी अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति है। तो ये सही है। फिर है, यह पर्यावरण संरक्षण और वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिए है। तो ये भी सही है। यहाँ पे गलत किया है, ऑप्शन बी ही गलत है। याद रखिए, NGT जो होता है एक तरह का दीवानी न्यायालय होता है और इसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में जाया जा सकता है, लेकिन 90 दिन के अंदर में। अगर NGT ने कोई फैसला दिया है तो उसके विरुद्ध 90 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। नेक्स्ट है, हरित भवन यानी ग्रीन बिल्डिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, ऊर्जा, पानी और अन्य संसाधनों का दक्षता से उपयोग, ये सही है। फिर ऐसी सामग्री का उपयोग जो अविषैले व टिकाऊ हों, ये भी सही है। फिर है, प्रदूषण और अपशिष्ट में कमी करने वाले उपाय, ये भी सही है। नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग जैसे कि सौर ऊर्जा, ये सभी सही हैं। ऑप्शन होगा 1, 2, 3, 4 डी। नेक्स्ट है,
पन्ना टाइगर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है? पहला है केन नदी इस टाइगर रिजर्व से होकर बहती है, ये सही है। पन्ना का क्षेत्र विंध्य पर्वत श्रृंखला में स्थित है, ये भी सही है। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना बाघ के अभ्यारण्य के भीतर ही स्थित है, ये भी सही है। तीनों सही, यहाँ पे सही उत्तर चूज करना है, ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा यौगिक उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो इनमें से जो अमोनियम सल्फेट है इसका यूज़ करते हैं उर्वरक के रूप में। ये किस लिए इसका यूज़ होता है? तो क्षारीय मृदा को उर्वर बनाने के लिए। नेक्स्ट है इनमें से किस गैस का उपयोग रेडियोथेरेपी में किया जाता है? तो ये गैस है जिनॉन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है इनमें से किसके कारण लोहे की वस्तुओं में जंग लगती है? तो ये फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड के मिश्रण के द्वारा लोहे में जंग लगती है, फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड के मिश्रण द्वारा। नेक्स्ट है इनमें से किस पदार्थ में स्वर्ण घुल जाता है? तो एक्वा रेजिया में स्वर्ण घुल जाता है। एक्वा रेजिया क्या होता है? तो एक्वा रेजिया को ही अम्ल राज कहते हैं। आपको बताना है इसमें कौन कौन सा रसायन मिला होता है, कौन कौन से अम्ल मिले होते हैं एक्वा रेजिया में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा कंपनी के राजनैतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक किया गया था? तो ये कौन सा अधिनियम था? पिट्स इंडिया, ये एक्ट था एक, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसी में क्या किया गया था? कंपनी का राजनैतिक और वाणिज्यिक कार्य अलग किया गया था। इसी को कहते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट, और इसी के द्वारा एक 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था, और पहली बार जो द्वैध शासन आया था इसी एक्ट के थ्रू आया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है संविधान की प्रस्तावना विधायिका की शक्ति का स्रोत है और इसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगा सकती है, तो ये गलत है। संविधान की प्रस्तावना जो है ये शक्ति का स्रोत नहीं है, ना ही प्रतिबंध लगा सकती है। और अगर ये जो है प्रस्तावना जो है ये गैर न्यायिक है, मतलब इसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकता, लेकिन ये कुछ मौलिक मूल्य प्रदान करती है, मतलब इसके आधार पर निर्णय लिया जा सकता है, लेकिन इसमें कोई न्याय नहीं मिल सकता इसके आधार पर। दूसरा है संविधान की प्रस्तावना न्यायोचित है एवं इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, तो ये वाला गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती इसके खिलाफ, तो ऑप्शन होगा इसमें सही कथन का चुनाव करना है, ना तो 1 ना 2। नेक्स्ट है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का विचार कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त बैठक का विचार लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रबंध करता है? तो ये है अनुच्छेद 330, आर्टिकल 330। और जो आर्टिकल 332 है इसमें विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण की बात की गई है। और वर्तमान में लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 543, और इसमें से अनुसूचित जाति के लिए 84 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 47। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला है अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की सही है। अनुच्छेद 123 ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये भी सही है। अनुच्छेद 56 दिया गया है राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता, तो यही वाला गलत है। आर्टिकल 56 में जो राष्ट्रपति की पदावधि है उसके बारे में बताया गया है। फिर है अनुच्छेद 55, इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति बताई गई है, ये भी सही है। गलत कौन सा है? सी। नेक्स्ट है राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, सही है। लोकसभा का सदस्य नियुक्त होने की योग्यता होनी चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि उसे लोकसभा का सदस्य नियुक्त होने की योग्यता होनी चाहिए, तो दूसरा वाला गलत है। तीसरा है वह 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है, तो ये बिल्कुल सही है। जो 1956 वाला अधिनियम था उसके तहत कहा गया है कि 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल एक ही हो सकता है, तो पहला और तीसरा सही ऑप्शन होगा 1 और 3 ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है भारत का प्रधानमंत्री अनिवार्य रूप से लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है। चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का, किसी से भी हो सकता है। दूसरा है उप प्रधानमंत्री का पद असंवैधानिक है, तो ये सही है। इनमें से कौन सा सही नहीं है पूछा है, तो पहला वाला ही सही नहीं है, दूसरा वाला सही है। फिर तीसरा है संघीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, तो ये बिल्कुल सही है। पहला वाला इनकरेक्ट है, ऑप्शन ए।
वो किसी भी लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो सकता है। अगर वो किसी भी सभा का सदस्य नहीं है, किसी भी सदन का, तो नियुक्त होने के बाद प्रधानमंत्री के रूप में उसे 6 महीने के अंदर किसी भी सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट है, संसद के किसी सदस्य द्वारा वाद विवाद को समाप्त करने के लिए लाया जाने वाला प्रस्ताव कौन सा है? तो ये है कटौती प्रस्ताव, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेशों को संसदीय स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए कितने दिन में? 6 सप्ताह के भीतर, ऑप्शन होगा बी। भारत में राज्यसभा के संदर्भ में सत्य कथन है। पहला कथन है यह लोकसभा से अधिक शक्तिशाली है, गलत है। लोकसभा ज़्यादा शक्तिशाली है। दूसरा, यह संविधान संशोधन विधेयकों को प्रस्तावित करती है। तो संविधान संशोधन विधेयक केवल राज्यसभा ही नहीं प्रस्तावित करती, इसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों कर सकती हैं, तो ये भी गलत है। तीसरा है, यह केंद्र के हस्तक्षेप से राज्यों की रक्षा करती है, तो ये सही है। तीसरा केवल सही, बाकी दोनों गलत है, सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है, भारतीय संविधान अपनी प्रकृति में आंशिक रूप से लचीला तथा कठोर दोनों है, पहला सही है। दूसरा कारण लिखा है इसका, संविधान के उपबंधों को संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों ही संशोधित कर सकते हैं, तो इसके संविधान के उपबंध को केवल संसद संशोधित करती है, राज्य विधानमंडल की इसमें कोई भूमिका नहीं होती। दूसरा वाला गलत है, केवल पहला सही है, ऑप्शन होगा सी। कथन ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट है, लाभ के पद को परिभाषित किया गया है, तो लाभ के पद को जो है ये संविधान में कहीं परिभाषित नहीं किया गया है, केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे परिभाषित किया जाता है समय समय पर, तो यहाँ पे होगा बी। नेक्स्ट है, याद रखिएगा नाभिकीय के पद का उल्लेख किया गया है संविधान में, लेकिन उसकी परिभाषा नहीं दी गई है। जो संविधान का अनुच्छेद 102 का जो खंड ए है और 191 का खंड ए है, इसमें दोनों में 102 वाले में संसद के सदस्यों के लाभ के पद के बारे में लिखा गया है और 191 में राज्य विधानसभा के लाभ के पद के बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट है ये वाला, संविधान संशोधन के गलत युग्म को पहचानिए। 61वां ये संशोधन क्या था? वोट देने की उम्र को 21 से घटाकर 18 कर दिया गया, ये सही है। दूसरा है 52वां संशोधन क्या था? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ये भी सही है। फिर है 101वां जीएसटी हेतु अनुच्छेदों में संशोधन, ये भी सही है। 91 क्या था? मंत्री बनने की योग्यता इसमें लिखा है, ये गलत है। 91 में कहा गया था कि केंद्र और राज्य में जो मंत्रियों की संख्या होगी वो टोटल संख्या से 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो 91 ये वाला गलत है, ऑप्शन डी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है, ये सही है। फिर है राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है, ये भी सही है। स्थानीय निकायों तथा चुनाव भारत चुनाव आयोग संपन्न करवाता है। स्थानीय निकायों का चुनाव भारत चुनाव आयोग संपन्न कराता है, तो ये गलत है। स्थानीय निकाय का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग संपन्न कराता है, तो तीसरा केवल गलत है। इसमें कौन सा सही नहीं है पूछा है, तो केवल 3, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन सी शर्तें राजनीतिक पार्टियों के लिए आवश्यक हैं? पहली शर्त है 4 या अधिक राज्यों में कुल वैध मतों का 60% या लोकसभा की 4 सीट, ये सही है। दूसरा, निर्वाचन आयोग द्वारा 4 राज्यों में राजनीतिक दल का दर्जा तथा क्षेत्रीय राजनीतिक दल। निर्वाचन आयोग द्वारा 4 राज्यों में राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त क्षेत्रीय राजनीतिक दल, ये भी सही है। फिर है यदि कोई पार्टी कम से कम 3 विभिन्न राज्यों को मिलाकर लोकसभा की 2% सीटें जीतती है तो उसे भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। तीनों सही है, ऑप्शन होगा डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है भारत का महान्यायवादी भारत सरकार तथा सर्वप्रथम विधि अधिकारी है, जिसके संबंध में क्या सही नहीं है? पहला है भारत का महान्यायवादी मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है, तो ये सही है, मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। अपने पद के आधार पर महान्यायवादी को संसद सदस्य के विशेषाधिकार प्राप्त हैं, ये सही है। फिर है महान्यायवादी को केवल राज्यसभा में बोलने तथा उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है, तो ये गलत है। उसे राज्यसभा लोकसभा सबकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है, तो यहाँ गलत ही पूछा, तो ऑप्शन होगा सी। चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, महान्यायवादी भारत सरकार के विरुद्ध ना तो सलाह दे सकता है ना ही भारत सरकार के विरुद्ध वकालत कर सकता है, तो ये सरकार का वकील होता है, तो सरकार के खिलाफ नहीं जा सकता, तो डी भी सही है, बी सही है, ऑप्शन सी गलत है।
नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है, वह किसी भी समय राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद त्याग कर सकता है, तो ये सही है। फिर है, उसे अनुच्छेद 66 के तहत महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, तो ये गलत है। इसको हटाने के लिए 148 का अनुच्छेद 148 का पार्ट 1 का यूज़ किया जाता है, और इसको हटाने का तरीका वही होता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का तरीका होता है, तो ये ऑप्शन दूसरा वाला गलत है। तीसरा है, 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने या 6 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व ही पद रिक्त हो जाएगा, तो ये सही है। पहला और तीसरा सही है। ऑप्शन होगा डी, 1 और 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है, ये सही है। 316 राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है, ये भी सही है। अनुच्छेद 331 ये आंग्ल भारतीय से संबंधित है। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व की बात की गई है 331 में, SC ST की बात नहीं है इसमें, तो सी गलत है। फिर है अनुच्छेद 338, इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात की गई है, तो डी भी करेक्ट है। ऑप्शन सी गलत पूछा है, ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट है, मूल अधिकारियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला है, इन्हें न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, ये सही है। फिर है, यह अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, तो ये वाला गलत है। कुछ ऐसे भी अधिकार हैं जो भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को प्राप्त हैं, जैसे कि 20 और 21, ये भारतीयों को भी प्राप्त हैं, विदेशियों को भी प्राप्त हैं। फिर है, आपातकाल के दौरान इन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ये सही है। सत्य नहीं पूछा, ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। चौथा देख लीजिए, इनका उल्लेख संविधान के भाग 3 में किया गया है, ये भी सही है। निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। पहला है, अनुच्छेद 40 में क्या दिया हुआ है, तो इसमें लिखा है समान कार्य के लिए समान वेतन, तो ये गलत है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन, तो पहला वाला गलत होगा। फिर है अनुच्छेद 43, कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार इसमें लिखा है, लेकिन 43 में है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, तो 43 में निर्वाह मजदूरी है, 40 में ग्राम पंचायत है, तो ये भी गलत हो गया। अनुच्छेद 48, इसमें लिखा है अनुसूचित जातियों के हितों का संवर्धन, ये भी गलत है। 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 50 में क्या है, कार्यपालिका और न्यायपालिका में पृथक्करण, तो सिर्फ यही सही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं मिलती है, तो इनमें से पश्चिम बंगाल और पंजाब की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं मिलती है। कौन कौन से राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश से मिलते हैं, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, और एक केंद्र शासित प्रदेश मिलता है दिल्ली। एक देश मिलता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ है, नेपाल के साथ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, पलाश, ये सही है। फिर है, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, अशोक, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी ये सारस है, यहाँ पे गौरैया लिखा है, तो सी ही गलत होगा, ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा, ये भी सही है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उत्तर प्रदेश का जिला ललितपुर 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, सही है। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों से स्पर्श करती है, ये भी सही है। ये दोनों सही हैं, ऑप्शन होगा इसमें सत्य कथन चूज करना है, डी, 1 और 2। और सोनभद्र की सीमा किसे किसे स्पर्श करती है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, सूची 1 तथा सूची 2 का मिलान करते हुए सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 है, 2 है। कुछ झील के नाम दिए गए हैं और किस शहर में है। फुलहर झील है पीलीभीत में, जिससे गोमती नदी निकलती है। नौह झील कहाँ है, मथुरा में। करेला झील लखनऊ, बखीरा झील संत कबीर नगर। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन होगा डी, 4, 1, 2, 3। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1960 में, ऑप्शन सी। सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों में नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और 2 दी हुई है। और गिद्दा कहाँ का लोक नृत्य है, गिद्दा है पंजाब का। जैता कहाँ का है, जैता उत्तर प्रदेश का है। झूमर है राजस्थान का। लावनी है महाराष्ट्र। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, 4, 1, 2, 3, ऑप्शन डी। सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की से सही विकल्प का चयन कीजिए।
एक तरफ कप और ट्रॉफी दिए हैं, दूसरी तरफ इससे जुड़े हुए खेल के नाम। तो रोवर्स किससे संबंधित है? रोवर्स है फुटबॉल से, रोवर्स कप हो गया फुटबॉल से। बॉकर कप पोलो से। राउफ कप, राउफ है हॉकी से संबंधित। देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन होगा यहाँ पे 3124, ऑप्शन डी। सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ सूची 1 दी हुई है, दूसरी तरफ 2। उर्वशी पुस्तक किसकी है? उर्वशी है रामधारी सिंह दिनकर की। इंटरनल इंडिया इंदिरा गांधी की। ब्रोकन विंग्स सरोजनी नायडू। अवंती सुंदरी दंडी की पुस्तक है। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? 4321, डी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म बेमेल है? एक तरफ देश दिया है, दूसरी तरफ राजधानियों के नाम। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है? अशगाबाद। तजाकिस्तान की दुशांबे। कजाकिस्तान की राजधानी यहाँ पे गलत दी हुई है, कजाकिस्तान की है नूर सुल्तान, तो यही गलत है, ऑप्शन सी। उज्बेकिस्तान की है ताशकंद। नेक्स्ट है, हाल ही में एक फैसले के तहत अब विदेशी नागरिकों को भारत में अपनी किसी भी अचल संपत्ति की बिक्री के लिए किस संस्था से अनुमति लेनी होगी? तो ये संस्था है आरबीआई। अगर विदेशी नागरिक कोई संपत्ति को क्रय विक्रय करना चाहते हैं तो उन्हें आरबीआई से अनुमति लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट है, एडिशन अलायंस से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। एडिशन अलायंस का उद्देश्य डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए वैश्विक और न्याय संगत उपलब्धता के लिए कार्य करना है, तो ये सही है पहला वाला। फिर है दूसरा, एडिशन अलायंस डिजिटल अर्थव्यवस्था तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की एक अनूठी पहल है, तो ये गलत है। ये जो एडिशन अलायंस है ये WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक मार्च 2021 में भारतीय प्रधानमंत्री बांग्लादेश की यात्रा पर रहे। यात्रा संबंधी निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां के राष्ट्रीय शहीद स्मारक परिसर में बकुल का एक पौधा लगाया, तो ये गलत है। उन्होंने अर्जुन का पौधा लगाया था, बकुल का नहीं। और ये यात्रा कब से कब तक थी? तो 26-27 मार्च 2021 की यात्रा है और कोविड-19 महामारी शुरू होने के बाद भारतीय प्रधानमंत्री की पहली विदेश यात्रा थी। दूसरा, यह यात्रा शेख मुजीबुर रहमान की जन्मशती बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के 50 वर्ष पूर्ण होने से मुख्यतः जुड़ी थी, तो ये सही है। फिर है, इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री महोदय जोगेश्वरी काली शक्तिपीठ व शेख मुजीबुर रहमान के मकबरे पर गए थे, तो ये सही है। दूसरा भी सही है, तीसरा सही है, पहला वाला गलत है। यहाँ पे पूछा है सत्य कथन नहीं है, तो केवल पहला नहीं है सत्य, बाकी सब सत्य हैं, तो केवल एक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, सिल्वर अर्थव्यवस्था का संबंध वरिष्ठ या बुजुर्ग नागरिकों से है, तो ये सही है। फिर है, सिल्वर अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बुजुर्ग वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवासीय सुविधा, परिवहन व्यवस्था बेहतर करने सहित विभिन्न बिंदु सम्मिलित हैं, तो ये दोनों सही है। सिल्वर अर्थव्यवस्था वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित है, उसमें आवासीय सुविधा है, परिवहन व्यवस्था है, ये सभी शामिल है, तो ऑप्शन होगा कौन सा? दोनों सही है, डी। हाल ही में चर्चित अमृत महोत्सव से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। आज़ादी का अमृत महोत्सव के कार्यकलापों का उद्घाटन 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग से प्रधानमंत्री महोदय द्वारा किया गया, तो ये गलत है पहला वाला। ये 13 अप्रैल को नहीं, ये 12 मार्च को शुरू किया गया था अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से, 12 मार्च 2021 को। दूसरा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव 13 अप्रैल 2021 से 13 अप्रैल 2022 तक चलेगा, तो ये भी गलत है। ये 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2023 तक चलेगा, 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त सन 2023 तक चलेगा। फिर है तीसरा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काकोरी में आज़ादी के अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया, तो ये तीसरा वाला सही है, पहला दूसरा गलत था, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? इसमें सत्य नहीं चूज़ करना है, तो 1 और 2, पहले दूसरे सही नहीं है, तीसरा सही है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत पाई जाती है? सबसे ज़्यादा प्रतिशतता किसकी है अनुसूचित जाति में? पंजाब में। नेक्स्ट है, अगर परसेंटेज की बात करें तो पंजाब है, अगर जनसंख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश का पहला नंबर है।
2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? उत्तर प्रदेश ने 2001 से 2011 के दौरान साक्षरता में 11.34% की वृद्धि की, तो ये सही है पहला वाला। दूसरा है उत्तर प्रदेश की सकल साक्षरता दर 73% रही, तो ये वाला गलत है। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 67.7% रही, और जिसमें पुरुष की है 77%, 77.3, महिला की है 57.2, और महिला और पुरुष की साक्षरता में जो अंतर है वो 20.1 का है। तो इसमें तीसरा कथन है, दूसरा वाला इसमें सत्य नहीं पूछा था, तो दूसरा वाला ही सत्य नहीं है। फिर है उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? 20.22%, तो ये सही है। फिर है देश के कुल नगरीय जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का 11.79 योगदान रहा, तो ये सही है। नगरीय जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का योगदान है 11.79%। फिर है नगरीय क्षेत्र तभी माने जाते हैं जब निम्न में से किस विशेषता की अर्हता को पूरी करते हैं? पहला है वहाँ की न्यूनतम जनसंख्या 5000 होनी चाहिए, ये सही है, 5000 से कम नहीं होनी चाहिए। वहाँ का जनघनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो, ये भी सही है। वहाँ कार्यशील पुरुषों का न्यूनतम 75% गैर कृषि कार्यों में नियोजन हो, मतलब जो 75% पुरुषों का है वो गैर कृषि कार्यों में लगा होना चाहिए, तो सभी सही हैं नगर के लिए, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सेना द्वारा अप्रैल 2021 में ग्रीन एनर्जी प्लांट शुरू किया गया? तो ग्रीन एनर्जी प्लांट की शुरुआत हुई है सिक्किम में, और ये किसके सहयोग से शुरू किया गया है? IIT मुंबई के सहयोग से। नेक्स्ट है अप्रैल 2021 में जारी समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 49। सबसे अच्छा जो देश है वो कौन सा है? सबसे अच्छा है स्वीडन। फिर अंतिम स्थान पर है बुरुंडी, और जो 49 रैंक पे भारत के साथ और कौन है? थाईलैंड। थाईलैंड की भी 49 है, भारत की भी 49 है। और इसे जारी कौन करता है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट और फेसबुक ने मिल के इसको जारी किया है, समावेशी इंटरनेट सूचकांक। भारत और यूरोपीय संघ के नेताओं के बीच वर्चुअल समिट का आयोजन किस यूरोपीय देश द्वारा किया गया था? तो भारत और यूरोपीय संघ के नेताओं के बीच वर्चुअल समिट हुई थी पुर्तगाल में, और एक कौन से नंबर की थी? तो ये थी 16वीं बैठक थी ये। नेक्स्ट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी किया जाता है, तो पहला कथन सही है। दूसरा है इस रिपोर्ट में भारत की रैंक 142 है, तो ये भी करेक्ट है। डेनमार्क को इस रिपोर्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, तो डेनमार्क को पहला स्थान नहीं प्राप्त हुआ है, शीर्ष स्थान है नॉर्वे का, और सबसे निचला जो स्थान है 180 इसमें देश शामिल थे, तो 181 नंबर किसका है? एरिट्रिया का, जो कि अफ्रीका का एक देश है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है एरिट्रिया, उसका लास्ट है। पहला है नॉर्वे का, लास्ट है एरिट्रिया का, और भारत की रैंक है 142। अब ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? 1 और 2, तीसरा वाला गलत है। अगला है मई 2021 में जारी विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार विदेशों से धन प्राप्ति के मामले में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान पहला है, मतलब भारतीय जितने बाहर गए हैं वो सबसे ज़्यादा धन भेजते हैं बाकी देशों के अलावा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का वह स्थान जहां हाल ही में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाने का निर्णय लिया गया है, वो कौन सा है? मथुरा में। ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट मथुरा में लगेगा। कौन लगाएगा? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IOC। हाल ही में उत्तर प्रदेश के जिस शहर में दिव्यांगजनों के लिए अपनी तरह के पहले स्टेडियम का निर्माण किया गया है वह है, तो पहला स्टेडियम है लखनऊ में दिव्यांगजनों के लिए। और ये स्टेडियम जो है कहाँ बनाया गया है? तो शकुंतला मिश्रा जो दिव्यांग पुनर्वास विश्वविद्यालय है उसी में बनाया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में उत्तर प्रदेश के जिस स्थान पर देश की पहली पॉड टैक्सी चलाए जाने को मंजूरी दी गई है वह कौन सा है? तो वह है गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश का पहला। उत्तर प्रदेश के जिस स्थान पर देश की पहली पॉड टैक्सी चलाए जाने को मंजूरी प्रदान की गई है यह है गौतम बुद्ध नगर। और नोएडा में ही फिल्म सिटी भी बनाई जा रही है। अगला है 20 से 23 सितंबर 2021 के मध्य निम्नलिखित में से किस स्थान पर सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया जाएगा? तो सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? जेनेवा में।
ऑप्शन ए जेनेवा स्विट्जरलैंड में। लास्ट है, 2 सितंबर 2021 को न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस देश को सदस्य देश के रूप में नहीं जोड़ा गया है? तो ये देश है सऊदी अरब। न्यू डेवलपमेंट बैंक में कौन कौन से सदस्य हैं? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। और इसमें किसे नहीं जोड़ा गया है? तो अभी संयुक्त अरब अमीरात को जोड़ा गया है 2 सितंबर को, उरुग्वे को और बांग्लादेश को नए सदस्य के रूप में किसे किसे जोड़ा गया है? संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE, उरुग्वे और बांग्लादेश। इसमें सऊदी अरब शामिल नहीं है। और ये कहाँ पे मुख्यालय कहाँ है इसका? इसका मुख्यालय संघाई में। ये ब्रिक्स देशों का बैंक था और ये बना था 2015 में। तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए, खासकर यूपी पीसीएस और RO ARO के लिए। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।